सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अबाउट व्हाई डायनेमिक मॉडलिंग इज नीडेड। हमने ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में देखा, रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में देखा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो हमारा स्केलर कंट्रोल था, स्केलर कंट्रोल में हम फ्लक्स को कांस्टेंट रखते थे और टॉर्क को चेंज करते थे फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। लेकिन अगर हम ट्रांजिएंट की बात करेंगे अब अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू सम अदर वैल्यू, वोल्टेज को आप चेंज कर रहे हो फ्रॉम से 220 टू 200 वोल्ट्स। तो ये जो आपका ट्रांजिएंट टाइम पीरियड है, ये जो वोल्टेज है इसको 220 से 200 में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको भी 50 से 48 हर्ट्ज पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो चेंजेस हैं, जहां आपकी वोल्टेज चेंज हो रही है फ्रॉम 220 टू 200 और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फ्रॉम 50 टू 48 हर्ट्ज, तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपका जो मोटर है, इंडक्शन मोटर है, ये कैसे काम कर रहा है, ये आप इक्विवेलेंट सर्किट जो है आपका पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट स्केलर कंट्रोल में जो हमने देखा था स्टेडी स्टेट मॉडल, तो वहां पर आप ये सब एनालिसिस नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, जो आपका फ्लक्स और टॉर्क होता है दैट इज कपल्ड। तो हम स्केलर कंट्रोल में क्या कर रहे थे, फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता है, टॉर्क को चेंज कर रहे थे। अब ये जो आपका ये ट्रांजिएंट पीरियड है जहां पर आपकी वोल्टेज चेंज हो रही है फ्रॉम 220 टू 200 और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फ्रॉम 50 टू 48, तो ये जो चेंज है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के डायनेमिक्स डिफरेंट होंगे। जिस रेट पे वोल्टेज चेंज हो रही है फ्रॉम 220 टू 200 और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है फ्रॉम 50 टू 48, जो ये ट्रांजिएंट टाइम है, तो इनके डायनेमिक्स डिफरेंट है। तो इस टाइम पे फ्लक्स को कांस्टेंट रखना इट इज नॉट एज इजी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो आपका अगर आप फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे थे, जो अपने अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया टॉर्क बढ़ाने के लिए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, मोमेंटेरली आपका टॉर्क जो था वो डिप हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो आपका जो फ्लक्स होता है, जो आपका ये फ्लक्स था, तो इसमें जो चेंज जो आ रही थी दैट वाज स्लगिश, जिसकी वजह से आपका टॉर्क भी स्लगिश बन रहा था। या फिर अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हो तो आपका टॉर्क कम हो रहा है, बट वहां से क्या देख रहे हो, आपका फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा। और जो आपने वोल्टेज में चेंज की, क्योंकि वोल्टेज अलग से चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी अलग से चेंज हो रही है, तो जो ये हमें कांस्टेंट रखने के लिए वो जो रेशियो चाहिए था वो ट्रांजिएंट पीरियड में वो रेशियो रखना दैट इज नॉट एज इजी। तो इसीलिए हम कहाँ जा रहे थे, वी वर गोइंग फॉर द वेक्टर कंट्रोल। क्योंकि हमारा फ्लक्स और टॉर्क का हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज कपल्ड। हम चाहते हैं डिकपल्ड फ्लक्स एंड टॉर्क इन इंडक्शन मशीन, जस्ट लाइक ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है वहां पर हमारे पास फील्ड सर्किट है और आर्मेचर सर्किट है। जो आपका फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स होता है दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो क्योंकि एट 90 डिग्री टू ईच अदर एंड दे आर डिकपल्ड फ्रॉम ईच अदर, तो अगर आप फील्ड सर्किट में कुछ चेंजेस कर रहे हो उससे आर्मेचर सर्किट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आर्मेचर सर्किट में जो चेंजेस कर रहे हो उससे फील्ड सर्किट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर रहे थे, आर्मेचर करंट को चेंज कर रहे थे टू कंट्रोल टॉर्क, और फील्ड करंट को हम चेंज कर रहे थे टू कंट्रोल फ्लक्स। वैसे ये कंट्रोल हम चाहते हैं हमारे जो इंडक्शन मशीन है उसमें भी ऐसा ही एक कंट्रोल हमें मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई दो ऐसी करंट्स हो, हम अपनी स्टेटर की जो हमारी थ्री फेज करंट्स हैं उनमें से हम कोई ऐसे दो करंट्स डिराइव कर लें जो एट 90 डिग्री टू ईच अदर हैं, और अगर हम एक को चेंज करें दूसरे पे इफेक्ट ना पड़े, दूसरे को चेंज करें पहले पे इफेक्ट ना करें। तो वहां पर हम क्या चाहते हैं, हमारे पास एक कंपोनेंट हो जिससे हम टॉर्क को चेंज करें और एक कंपोनेंट हो जिससे फ्लक्स को चेंज करें, और आपस में इन दोनों में डिकपलिंग हो, और वो हमें कौन देता है, वेक्टर कंट्रोल। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखी थी। हम देखा था कि एबीसी जो आपका रेफरेंस फ्रेम है, इस पे जो हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस है वो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो हमारा स्टेटर है और रोटर है
इनके बीच में जो हमारा कपलिंग होती है, कपलिंग कोफिशिएंट है, वो चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके रोटर की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या मिलती है? हमें मिलती है टाइम वेरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। तो जो आपकी मैथमेटिकल आपको इक्वेशंस मिलेंगी, उसमें टाइम वेरिंग इंडक्टेंसेस होंगी, तो जिसकी वजह से एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या होगा? आप एक दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाओगे, वहां पर आप एनालिसिस करोगे, और उस रेफरेंस फ्रेम में क्या होगा? आप देखोगे कि ये जो टाइम वेरिंग इंडक्टेंसेस हैं, ये एलिमिनेट हो रही हैं। तो वहां पर एनालिसिस करना इजी होगा। एक बार आपने वहां पर आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस मिल गई, आप वापस फिर क्या कर सकते हो? आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बैक इनटू द एबीसी ट्रांसफॉर्म, और एबीसी ट्रांसफॉर्म में आपको आपकी इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो वैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन है 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम एबीसी टू डीक्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और इसी में हमारा पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा। सो consider a we are considering here a symmetrical 3 phase induction motor with stationary AS, BS, CS axis that are 120 degrees apart. तो हमारे पास 3 एक्सिस हैं, और ये हमारी 3 स्टेटर की वोल्टेजेस हैं, VAS, VBS, VCS। इसका मतलब हम स्टेटर की बात कर रहे हैं। हमारा गोल है इसमें कि हम ट्रांसफॉर्म करें ये जो हमारे 3 फेज स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम वेरिएबल्स हैं, VAS, VBS, VCS, इनको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो 2 फेज स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम वेरिएबल्स, जहां पर आपके पास आ रहा है ये VDS एंड VQS। एस का मतलब जो ऊपर ये ऐसा है, इसका मतलब है कि स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, ये स्टेशनरी है। और इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ये, जब हम पहले हमने क्या किया, एबीसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे हम तो दिस DSQS रेफरेंस फ्रेम जो कि स्टेशनरी है, और फिर स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू ए सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम DEQE, ये हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये T एक्सिस और Q एक्सिस है, और ये दीज आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ये हमारा ABC रेफरेंस फ्रेम है, जहां पर हमारी तीनों एक्सिस हैं एट 120 डिग्रीज टू ईच अदर। तो इसको हम रेफर करना चाहते हैं टू ए स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम। और इस रेफरेंस फ्रेम में क्या होगा? आपके पास एक D एक्सिस होगी और एक Q एक्सिस होगी, और ये जो होगी दिस विल बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास स्टेटर की ये 3 वोल्टेजेस है, जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू 2 DC वेक्टर्स, VQSS एंड VDSS। इसके अलावा आप हमारे पास एक और वेक्टर होता है, DC वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो ये जो आपका ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, दिस इज एट 90 डिग्री। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है हमारा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रेफरेंस फ्रेम। हमारे पास एक तो अगर आप हम 3 फेज आपकी जो स्टेटर वेरिएबल्स है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास 2 DC वेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एक और थर्ड कंपोनेंट भी होता है, दैट इज V0, जिसको हम बोलते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। बट जो ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रेफरेंस फ्रेम। और ये तभी होता है जब हमारे सिस्टम में अनबैलेंस हो। अगर अनबैलेंस नहीं होगा तो ये जो हमारा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, दिस विल बी जीरो। ये सेम है जैसे पावर सिस्टम में हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट्स होती थी, तो ऐसे ही आप समझ लियो, हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास एक जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होगा अगर हमारा सिस्टम अनबैलेंस्ड होगा। अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो ये वाला कंपोनेंट आपका जीरो आ जाएगा। अब अगर हम सिर्फ सबसे पहले हम बस इतना ये वाला पोर्शन हम कंसिडर करेंगे। अगर ये वाला पोर्शन हम कंसिडर करें, तो हमारे पास यहाँ ऐसे हमारे फेजर्स
आ रहे हैं। अब हमें देखना हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम एबीसी रेफरेंस फ्रेम टू दिस डीक्यू रेफरेंस फ्रेम. सो दिस इज VQS. Here we have VDS और ये है VAS. ये जो हमारी Q एक्सिस है, ये एक एंगल बनाती है थीटा with the A axis. So this is VQS, मतलब हमने स्टेटर वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम. ये स्टेशनरी है. ये वाला DQ रेफरेंस फ्रेम जिसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये वाला रेफरेंस फ्रेम स्टेशनरी है. दिस इज VDSS and this is VAS. तो अगर आप देखोगे, हम देख सकते हैं, हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑन VQ का कंपोनेंट, VD का कंपोनेंट ऑन VA. So we'll be having this component which will be equal to VQSS cos theta. तो ये जो आपका कंपोनेंट आ रहा है, दिस कंपोनेंट इज VQSS cos of theta. सिमिलरली हम देख सकते हैं ये इसका कंपोनेंट क्या आएगा. ठीक, दिस इज 90 डिग्री. तो हम जानते हैं डी और क्यू एक्सिस के बीच में एंगल इज 90. सो दिस एंगल हेयर इज 90 माइनस थीटा और ये एंगल होगा हमारा थीटा. ये जो आपका एंगल है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल देखेंगे, दिस इज 90, दिस मच एंगल इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा. ये एंगल आपका 90 आ रहा है, सो दिस इज थीटा. और ये जो हमारा कंपोनेंट आ रहा है along VA, this is VDS sin theta. तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ VA देखें, सो VS इज इक्वल टू VQSS cos of theta प्लस VDSS sin of theta. सो हमने क्या किया, जो VQSS था इसका कंपोनेंट अलोंग VA निकाला, VDSS का कंपोनेंट अलोंग VA निकाल लिया. तो VA को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज D एंड Q कंपोनेंट्स एज VQSS. S का मतलब यहाँ पर दिस इज स्टेटर एंड दिस इज स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम. सो VQSS cos of theta प्लस VDSS sin of theta. ऐसे ही आप ये जो बाकी फेज हैं, हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं ऑफ B फेज अलोंग कंपोनेंट जो है आपके D और Q के कंपोनेंट्स अलोंग द B एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ D एंड Q अलोंग द C एक्सिस. सो यहां से जो हमारा VB होगा, VB विल बी इक्वल टू सिमिलरली जो VB है, दिस विल बी इक्वल टू VQ cos of 120 degree minus theta plus VD sin of 120 डिग्री प्लस थीटा. अब जैसा कि मैंने बोला था, इसके अलावा हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज योर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट.
इसको हम नॉट कंपोनेंट भी बोलते हैं, विच इज एट 90 डिग्री टू दिस रेफरेंस फ्रेम। और ये तभी होता है जब हमारा सिस्टम अनबैलेंस्ड होगा। तो अगर हम उस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज दैट इज एट 90 डिग्री टू आवर रेफरेंस फ्रेम, सो दैट विल बी वी नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री। यहां पर भी दिस विल बी वी नॉट साइन ऑफ 90 degree, and VCS will be equal to VQSS cos of 120 degree plus theta plus VDSS sine of 120 degree plus theta plus V naught sine 90 is equal to 1. This is minus. यहाँ पर ये है हमारा V naught which is at 90 degree to our reference frame. जो हमारा ABC रेफरेंस फ्रेम है, इट इज एट 90 डिग्री टू दैट। दिस इज एट 90 डिग्री टू BA। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज VS, VBS, VCS in terms of VQS, VDS and V naught। तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा। दिस इज cos of theta, sin of theta, and can take this as 1. Similarly, this is cos of 120 degree minus theta, sin of 120 degree minus theta, एंड वन क्वेश्चन हम इसी को अब ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, cos of 120 degree plus theta, sin of 120 degree plus theta and 1। तो ये हमारे ऐसे यहाँ पर मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू x इनवर्स a। तो अब यहाँ से VQ, VD और V नॉट को ला सकते हो इन टर्म्स ऑफ VA, VB एंड VC। सो अगर हम इनवर्स देखेंगे, सो VQ S, VDS and V naught, these will be equal to, so after finding the inverse, this will be equal to 2 by 3 cos theta, cos of theta minus 120 degree, cos of theta plus 120 degree, sin theta, sin of theta minus 120 degree, sin of theta plus 120 degree, and this will be 0.5, 0.5, 0.5. This is VAS, VBS, VCS। सिमिलर हम एनालिसिस कर सकते हैं फॉर स्टेटर करंट्स।
तो जैसे यहाँ पर हमने अभी लिया है VS, तो वहां पर आपके पास होगा IAS। सो IAS को आप रिजोल्व कर पाओगे इनटू IQSS cos ऑफ थीटा प्लस IQSS साइन ऑफ थीटा प्लस I नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री। इसी तरह आप IBS ICS के वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ D एंड Q स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम कंपोनेंट्स। ऐसे ही आप जो स्टेटर फ्लक्स है उसका भी वैल्यू निकाल सकते हो। सो वहां पर आपके पास क्या होगा, साई एस, आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ साई क्यू एस एस कॉस ऑफ थीटा प्लस साई डी एस एस साइन ऑफ थीटा। तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वोल्टेज, करंट, फ्लक्स, इन सब को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू डी एंड क्यू कंपोनेंट्स। Now just assume that theta is equal to 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि ये जो आपका क्यू कंपोनेंट है दिस इज अलाइंड विद योर ए एक्सिस। सो जो एंगल है बिटवीन VQSS और VS दैट इज 0। सो आफ्टर एज्यूमिंग थीटा इक्वल टू 0 हमारे पास जो आपको इन इक्वेशंस में थीटा का वैल्यू 0 पुट करना है। सो यहाँ पर आपको आएगा कॉस ऑफ 0, साइन ऑफ 0, और इन सब वैल्यूज को इधर पुट कर लो। सो योर VAS, VBS and VCS, this will be equal to cos of 0 is 1, sin 0 is 0, और यहाँ पर हमारे पास 1 ही था। सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हो, cos of 120 डिग्री, sin of 120 डिग्री, cos 120, sin 120, और ये सब वैल्यूज आप पुट कर सकते हो और आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। फिलहाल हम ए फेज के लिए देखते हैं। सो दिस इज VQS, VDS एंड V नॉट। तो अब यहाँ पर क्या करो, एज्यूम, वी आर एज्यूमिंग दैट थीटा इज इक्वल टू 0 और जो V नॉट है दैट इज आल्सो 0। सो दिस इज आल्सो नाउ एज्यूम दैट द जो सिस्टम हमारा बैलेंस्ड है, तो ये जो आपका नॉट कंपोनेंट है दैट विल बी 0। तो यहां से देखो कि व्हाट इज VAS, VAS दिस इज इक्वल टू VQSS, VB will be equal to -1/2 VQSS minus √3/2 VDSS। and VCSS will be equal to -1/2 VQSS plus √3/2 VDSS। सो हमने यहाँ पर रिज्यूम क्या किया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आपका जो क्यू एक्सिस और ए एक्सिस है नाउ दे आर अलाइंड। तो हमारे जो ABC रेफरेंस फ्रेम थे उनके वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डी एंड क्यू कंपोनेंट्स हमारा ये आ रहे हैं। सो अगर आप इसका इनवर्स देखोगे, सो ये दोनों तो इक्वली हैं। सो VQSS will be equal to VS, let this be equation 1, VDSS is equal to -1/√3 VBS plus 1/√3
VCS, let this be equation 2. तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया हमारे पास जो ABC रेफरेंस फ्रेम था, ये हमारे पास एक ABC रेफरेंस फ्रेम था, इसे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया टू ए टू फेज स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम. अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है हमारा, जो ये हमारा DS और QS है, इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू ए सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम. So now what we are doing is we'll be transforming our stationary reference frame to a synchronously rotating the reference frame. Our reference frame QS and DS, so they are stationary. So now we have a reference frame QE and DE, which is rotating in the anti-clockwise direction at synchronous speed. तो हमारे पास एक और रेफरेंस फ्रेम है जो कि 90 डिग्री है टू ईच अदर, वहां पर भी आपके पास एक डी कंपोनेंट है, क्यू कंपोनेंट है, बट ये जो है ये रोटेट कर रहे हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट सिंक्रोनस स्पीड. तो ये जो आपका स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है और ये आपका जो रेफरेंस फ्रेम है जो रोटेट कर रहा है एट सिंक्रोनस स्पीड, तो यहाँ पर अगर आप क्यू एक्सिस देखोगे, इनके बीच में जो ये एंगल है, सो दिस विल बी थीटा ई, एंड ये किसके बराबर होगा, ये जो है ये एक्सिस ये रोटेट कर रही है at synchronous speed. So this angle will be omega E into T. तो हमने लास्ट टाइम में हमने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस देखी थी कि हमारे पास होती थी स्टैनलीज ट्रांसफॉर्मेशन, पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्राउस ट्रांसफॉर्मेशन. तो वहां पर हम क्या करें, जो हमारा स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम टू जो हमारे डी कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर, जो हमारे रेफरेंस फ्रेम है, दिस इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड. किसी रोटेट सिंक्रोनाइजेशन निकलने लिया कि जो हमारा डी और क्यू कंपोनेंट्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं एट द रोटर स्पीड. इसी तरह और कोई साइंटिस्ट है, उसने बोला कि नहीं, ये किसी भी आर्बिट्ररी स्पीड पे हम ले सकते हैं और हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो एट एनी इंस्टेंट वी कैन फाइंड VQES. So in terms of QS और DS जो हमारा स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है, so this will be equal to VQS S cos of theta. तो इसका कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस विल बी VQSS cos of theta, और ये जो DE वाला कंपोनेंट आएगा, सो दिस विल बी VS, इसका जो कंपोनेंट है दिस विल बी VS DS VSQS sin of theta E प्लस VS DS cos of theta E. तो जैसे हमने पहले क्या किया था, ABC जो हमारे पास रेफरेंस फ्रेम था, हमने क्या किया, QS और DS के कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे ऑन आवर ABC कंपोनेंट्स. सिमिलरली अब हमने क्या लिया है, एक हमने दूसरा रेफरेंस फ्रेम लिया है जो कि रोटेट कर रहा है एट सिंक्रोनस स्पीड. तो वंस अगेन हमने क्या किया, वी आर फाइंडिंग एट एन इंस्टेंट, वी आर फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ QS एंड DS ऑन QE एंड DE. सो ये वाला अगर आप कंपोनेंट, अब अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेजेस, सो दिस विल बी
VDS, this will be VQS, यहाँ से आएगा आपका VQ. E का मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड पे ये रोटेट हो रहा है. दिस विल बी VD. यस, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ रही हैं. पहले मैं डी वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ. So let's take it as equation 3 and let's take it as equation 4. तो सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम एबीसी टू स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम. पहले हमने एबीसी से इस स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किया, और अब हम कर रहे हैं फ्रॉम स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम टू ए सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम. तो अगर हमें अब अभी तो हम कर रहे हैं टू ए सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम. अगर हम रोटर रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे, तो ये यहाँ पर मैं ऐसे दिखा देता हूँ. तो अगर आप रोटर रेफरेंस फ्रेम की बात करोगे, फॉर रोटर रेफरेंस फ्रेम, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, VDR will be equal to VQSS cos of, sorry, this is sine theta r plus cos of theta r. ये थीटा आर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो आपकी ये जो नया रेफरेंस फ्रेम है, दिस इज रोटेटिंग एट द रोटर स्पीड. सो वहां पर थीटा आर विल बी इक्वल टू ओमेगा आर इंटू टी. तो आप जो आपका रोटर रेफरेंस फ्रेम है वहां पर भी यू विल गेट वी क्यू आर एंड वी डी आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू वी क्यू this is VQS cos of theta r minus VDS sin of theta r. जब आप रोटर रेफरेंस फ्रेम की बात करोगे, तो रोटर रेफरेंस फ्रेम में वी आर नॉट रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, वी आर रोटेटिंग एट द रोटर स्पीड. तो वहां पर जो आपके डी और क्यू कंपोनेंट्स ऑफ वोल्टेजेस हैं उसके ये वैल्यूज आ जाएंगे. बस यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा आर. यहाँ पर थीटा ई लिया क्योंकि हमारा डी एंड क्यू एक्सेस दे आर रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड. रोटर रेफरेंस फ्रेम की हम बात करेंगे तो वहां पर हम ले रहे हैं कि डी और क्यू एक्सेस जो हमारी है ये दिस इज रोटेटिंग एट द rotor speed. तो इंस्टेड ऑफ डी ई एंड क्यू ई यू विल बी हैविंग डी आर एंड क्यू आर. और फिर से आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ क्यू एस एंड डी एस ऑन डी आर एंड क्यू आर, और वो क्या आ जाएंगे आपके, योर वी डी आर एंड वी क्यू आर विल बी इक्वल टू दीज वैल्यूज. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वी डी आर और वी क्यू आर है दे आर रोटेटिंग एट द रोटर स्पीड. तो इफ यू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ इक्वेशन 3 and 4, so inversely, so if you find the inverse of equation 3 and 4, so we'll be getting PQS will be equal to VQE cos of theta e plus VDE sin of theta e. This be equation 5, and VDS will be equal to minus VQE sin of theta e plus VDE cos of theta e. This is your equation 6th.
नाउ अज्यूम दैट जो हमारी थ्री फेज स्टेटर वोल्टेजेस जो थी, जो हमारी एबीसी फ्रेम में थी, दे आर बैलेंस्ड एंड साइनोसाइडल. सो जो हमारा ए फेज था वी ए, सो दैट विल बी इक्वल टू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. Only VB will lag this by 120 degree, VC will lag this by minus, this will lag it this by 240 degrees. तो ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन 1. ये हमारी इक्वेशन 1 थी. तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम थे उसमें जो हमारे पास ये दो वेक्टर्स आए थे वी क्यू एंड वी डी, इसके वैल्यूज हम निकालेंगे. हम वी ए वी बी और वी सी के वैल्यूज पुट करके हम वी क्यू और वी डी के वैल्यूज निकाल रहे हैं. सो जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि वी क्यू एस एस वॉज इक्वल टू वी एस, सो वी क्यू एस एस विल बी इक्वल टू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा ई टी प्लस फाइव. जब वी डी एस एस में डालेंगे, सो वी डी एस एस वॉज माइनस वन बाई रूट थ्री वी बी प्लस वन बाय रूट थ्री टाइम्स वी सी. तो जब हम ये वाले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी डी एस एस विल बी इक्वल टू माइनस वी एम साइन ऑफ ओमेगा ई टी प्लस फाइव. तो हमारे पास स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम वाले वैल्यूज हमें मिल गए हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 8 और 9 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 3 एंड 4. सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 8 and 9 in equations 3 and 4. तो जब हम ये वी क्यू एंड वी डी एस के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम के जो वैल्यूज हैं ऑफ वोल्टेजेस एंड ऑफ स्टेटर, हमें वो वैल्यूज मिल जाएंगे. तो वहां पर आप क्या देखोगे कि जो वी क्यू ई है ऑफ स्टेटर, ये आएगा वी एम cos of phi, let this be equation 10. और जो VDE है, this is equal to minus Vm sin of phi, and let this be equation 11. So VQS VDS जो थे ये क्या थे आपके, ये जो VQSS VDSS जो थे, ये क्वाड्रेचर और डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट्स थे ऑफ थ्री फेज वोल्टेजेस इन स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम. जो VDE और VQ ई है, ये है आपके डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट्स ऑफ थ्री फेज वोल्टेजेस इन सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम. तो यहाँ पर ये क्या है, सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम. ये जो आपके वैल्यूज हैं, दे आर इन स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम. तो अगर आप इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 में देखोगे, ये जो आपका VQS है VDS है, दे आर टाइम वेरिंग साइनोसाइडल फंक्शंस. तो देखो जो आपका VS था वो तो था ही टाइम वेरिंग साइनोसाइडल फंक्शन, और VS इज इक्वल टू VQS. तो इसमें भी आप देख रहे हो आपका योर VQS इज इक्वल टू VM cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. तो दिस इज ए टाइम वेरिंग साइनोसाइडल फंक्शन. लेकिन अगर आप इन वेक्टर्स को देखोगे यहाँ पर, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन टाइम. सो जो आपकी इक्वेशन 10 और 11 है, so in equation 10 and 11 VQE and VDE are time independent. तो ये जो VQE है VDE है, ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शंस हैं, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं दीज आर डीसी क्वांटिटीज. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारे पास तीन एसी क्वांटिटीज थी. यहाँ पर हमारे पास वी हैड 3 AC क्वांटिटीज.
इन्हें हमने कन्वर्ट किया इनटू ए स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज आई जो हमने एनालिसिस करने के बाद देखा दे वेर टू एसी क्वांटिटीज जो कि थी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू योर ए बी एंड सी फेज। अब जो हमारे पास ये स्टेशनरी क्वांटिटीज आई इन्हें हमने फिर ट्रांसफॉर्म किया इनटू इनटू ए सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। यहां पर हमें दो डीसी वेक्टर्स मिले। ये जो दो डीसी वेक्टर्स हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम, दिस VDES एंड VQS दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम। ये दो डीसी वेक्टर्स हैं। और ये जो हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है फ्रॉम 3-phase AC वेक्टर्स टू 2 DC वेक्टर्स, इस मॉडल को हम बोलते हैं क्रॉन्स मॉडल। यहां पर जो आपका ये रेफरेंस फ्रेम था ये रोटेट कर रहा है एट सिंक्रोनस स्पीड। अगर आपके ये जो दो जो आपके ये AC वेक्टर्स आ रहे थे VDSS एंड VQSS, अगर इनको हमने रेफर किया होता टू रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम तो हमारे पास क्या मिलता, हमारे पास मिलता VQR एंड VDR जो कि हमारी DC क्वांटिटीज होती। तो वहां पर जो आपका मॉडल होता वो कौन सा होता आपके पास, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप बोलते पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां पर आप क्या देखते हैं, आपके पास अगर आप रोटर रेफरेंस फ्रेम पे रेफर करते, रोटर रेफरेंस फ्रेम में अगर हमने रेफर किया होता तो हमारे पास जो वैल्यूज आते दैट वुड हैव बीन VQR एंड VDR। और यहां पर जो आपका ये है दिस इज योर पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो हमारी ये DC वेक्टर्स होते हैं और जो हमारे रेफरेंस फ्रेम है ये रोटेट करता है एट सिंक्रोनस स्पीड। पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका जो ये आपके वेक्टर्स हैं ये रोटेट करते हैं एट रोटर स्पीड पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन में। और जो स्टैनलीज ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें स्टेशनरी होते हैं। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हम एक सिस्टम को ABC रेफरेंस फ्रेम से एक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम से एक सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, जहां से हमारे पास दो DC वेक्टर्स हमें मिलते हैं और उन दो DC वेक्टर्स को आप कंट्रोल करते हो। ये दोनों DC वेक्टर्स दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। एक DC वेक्टर से क्या होगा, आप फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हो जो आपका डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट, और क्वाड्रेटिक एक्सिस कंपोनेंट से आप टॉर्क को कंट्रोल करते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर वोल्टेजेस को ट्रांसफॉर्म किया है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, आप स्टेटर करंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप रोटर करंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप स्टेटर फ्लक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप रोटर फ्लक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, रोटर करंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो वी विल स्टॉप हियर। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी studying more about the dynamic model.